हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है साइकोडायनेमिक थेरेपी। देखो, जो आपका चैप्टर 5 है थेरेप्टिक अप्रोच, ये मैं पूरा चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट देख लेना, सारे टॉपिक आपको सीरीज में मिलेंगे, एज पर एनसीईआरटी मिलेंगे। एक दो टॉपिक रह रहे हैं, वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि आपका पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाए और आप पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ सके। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में देने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के बारे में। जब भी कोई थेरेपिस्ट कोई भी थेरेपी देता है तो सबसे पहले वो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करता है। क्या होता है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन? देखो, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि थेरेपिस्ट सबसे पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि क्लाइंट को किस तरह की प्रॉब्लम है। क्लाइंट को कोई डिसऑर्डर है, उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, किस तरह की प्रॉब्लम उसका क्लाइंट फेस कर रहा है। तो देखो, एक दो सेशन में वो सबसे पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जब वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ जाता है तो सेकंड स्टेप में वो क्या करता है कि बेस्ट टेक्निक अप्लाई करता है, बेस्ट टूल्स अप्लाई करता है ताकि वो प्रॉब्लम को इजीली क्लियर कर सके, उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो ये सब वो एडवांस में ही डिसाइड करता है कि मैं कितने सेशन में इस थेरेपी को कंप्लीट कर दूंगा। दूसरा, मुझे कौन सी टेक्निक की रिक्वायरमेंट होगी इस थेरेपी को ट्रीट करने के लिए। तो ये सारी चीजें एक थेरेपिस्ट एडवांस में ही डिसाइड कर लेता है। देखो, थेरेपी चाहे कोई भी हो, चाहे कॉग्निटिव थेरेपी हो, बिहेवियर थेरेपी हो, चाहे ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी हो, किसी तरह की कोई भी थेरेपी थेरेपिस्ट देता है तो सबसे पहले वो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करता है। तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको तीनों स्टेप बता रही हूँ। पहली स्टेप आती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग टारगेटेड एरियाज फॉर ट्रीटमेंट और तीसरी स्टेप आती है चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट। देखो, जब भी थेरेपिस्ट कोई भी थेरेपी देता है तो सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेप फॉलो करता है जिसमें वो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट की प्रॉब्लम को। सबसे पहले वो ये आइडेंटिफाई करता है, ये फाइंड आउट करता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, उसे किस तरह का डिसऑर्डर है, क्या उसे इमोशनल प्रॉब्लम है या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो एंजाइटी फेस कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसको किसी तरह का कोई फोबिया है या फिर उसको कोई फियर है। वो ये भी फाइंड आउट करता है कि उसको किसी तरह का कोई एडिक्शन तो नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में यही होता है कि वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है। सेकंड स्टेप में क्या आता है? आइडेंटिफाइंग टारगेटेड एरिया फॉर ट्रीटमेंट। अब देखो, एक दो सेशन में उसने क्लाइंट की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर दिया। अब वो उस एरिया पर टारगेट करता है जो उस प्रॉब्लम का मेन कॉज है। वो टारगेट करता है उस एरिया पर जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। जैसे सपोज, जब एक क्लाइंट थेरेपिस्ट के सामने फैमिली प्रॉब्लम शेयर करता है, वोकेशनल प्रॉब्लम शेयर करता है, अल्कोहलिज्म के बारे में शेयर करता है, तो वो टारगेट करता है अल्कोहलिज्म पर, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेटेड एरिया है, जो मेन रीजन है, वो है अल्कोहल का कंजम्पशन, क्योंकि उसे अल्कोहल का एडिक्शन है। तो जब क्लाइंट को अल्कोहल का एडिक्शन है तो उसी की वजह से उसके फैमिली में प्रॉब्लम अराइज होती है और उसी की वजह से उसकी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम भी अराइज होती है। तो सेकंड स्टेप में यही होता है कि वो मेन कोज को फाइंड आउट करता है, मेन रीजन को फाइंड आउट करता है जो उसकी प्रॉब्लम का कारण है। और थर्ड स्टेप में वो क्या करता है? चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ पर वो बेस्ट टेक्निक अप्लाई करता है, बेस्ट टूल्स अप्लाई करता है क्लाइंट के ट्रीटमेंट के लिए, यानी अल्कोहल से रिलीव करवाने के लिए, अल्कोहल की हैबिट को छुड़ाने के लिए वो बेस्ट टेक्निक अप्लाई करता है। ये आती है थर्ड स्टेप में। तो जब ये तीनों स्टेप इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये बन जाता है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। तो ये हर
थेरेपी से पहले होता है। कोई भी थेरेपी क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के बिना स्टार्ट नहीं होती है। हर थेरेपिस्ट को थेरेपी देने से पहले सबसे पहले क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करना पड़ता है, जिसमें ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में जो दी है सिगमंड फ्रायड ने। देखो, ये आपको पता है साइकोडायनेमिक थेरेपी ये सबसे पुरानी थेरेपी है। इस थेरेपी के बारे में हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जो सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर है उसमें भी हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें साइक से रिलेटेड बातें होती है। जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं वो साइक से रिलेटेड होते हैं। दूसरा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये जो थेरेपी है ये सबसे पुरानी थेरेपी है, लेकिन इस थेरेपी को दूसरा नाम दिया है एनालिटिकल साइकोथेरेपी कार्ल यूंग ने। देखो, कार्ल यूंग सिगमंड फ्रायड का एक कोलैबोरेटर था। कोलैबोरेटर का मतलब होता है कलीग, उसका असिस्टेंट, उसका फॉलोअर। उसने क्या किया कि साइकोडायनेमिक थेरेपी का नाम चेंज करके कर दिया एनालिटिकल साइकोथेरेपी। तो देखो, इसमें किसी तरह के कंफ्यूजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि साइकोडायनेमिक थेरेपी और एनालिटिकल साइकोथेरेपी में डिफरेंस है। इसमें किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम चेंज किया है। सिगमंड फ्रायड ने ये दी थी साइकोडायनेमिक थेरेपी और इसका नाम बदल के कार्ल यूंग ने रख दिया एनालिटिकल साइकोथेरेपी। उसने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। सिगमंड फ्रायड के जो भी फॉलोअर्स आए थे उन्होंने अपने अपने वे में रिप्रेजेंट किया है, अपने अपने वे में प्रेजेंटेशन किया है साइकोडायनेमिक थेरेपी का। तो कार्ल यूंग भी उनमें से एक है जिसने इसका नाम बदल के रख दिया एनालिटिकल साइकोथेरेपी। इसके बाद आपको पता है नियो फ्रॉडियंस आए, उन्होंने अपने खुद के वर्जन्स बनाए। दे मेड देयर ओन वर्जन्स, यानी उन्होंने भी इस थियोरी में चेंजेस किए और उन्होंने एक डिफरेंट वे से इस थियोरी को प्रेजेंट किया। तो समझ आया आपको? साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में जो सिगमंड फ्रायड ने दी है, इसका नाम बदल दिया कार्ल यूंग ने, और जो नियो फ्रॉडियंस आए थे उन्होंने भी अपने अपने वर्जन दिए हैं, यानी अपने अपने तरीके से इस थियोरी में चेंजेस किए हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था साइकोडायनेमिक थेरेपी किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं ऑफ एलिसिटिंग इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। देखो, साइको एनालिटिकल थ्योरी के क्या व्यूज हैं कि जो भी हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इस थ्योरी में सबसे पहले फोकस किया जाता है टू एलिसिट इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रासाइकिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मन के अंदर, जो हमारे मन के भीतर कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, जो संघर्ष चलता रहता है हमारे मन में कि हम इस काम को ऐसे करें और कोई डिसीजन हम नहीं ले पाते, तो वो होते हैं इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। तो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को एलिसिट करना यानी फोकस में लाना, उस पर प्रकाश डालना, उसको बाहर निकालना, यही इस थेरेपी का मेन फोकल पॉइंट है। तो देखो, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को रिवील करने के लिए थेरेपिस्ट ने दो मेथड यूज किए हैं। पहला है फ्री एसोसिएशन और दूसरा है ड्रीम एनालिसिस। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है? मेकिंग क्लाइंट कंफर्टेबल, lie down on the couch, closing his eyes and say whatever he wants to share without censoring and keeping aside ego and superego। देखो, साइकोडायनेमिक थेरेपी में फ्री एसोसिएशन मेन मेथड माना जाता है जो एलिसिट करता है इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को। इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट सबसे पहले क्लाइंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसके लिए कॉजी एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसके कॉन्फिडेंस को गेन करता है, एक रेपो फॉर्म करता है। वो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लेता है कि जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट शेयर करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को कहीं भी रिवील नहीं किया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसके इंफॉर्मेशन के लिए सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है फ्री एसोसिएशन में कि वो क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाता है। क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाने के बाद
वो उसे काउच पर लेटा देता है और उसे आईज क्लोज करने के लिए बोलता है, वो उसे मेडिटेशन करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाहता है वो फ्रीली शेयर करे, अपने इमोशंस को, अपने फियर को विदाउट सेंसरिंग वो शेयर करे। विदाउट सेंसरिंग का मतलब ये होता है कि किसी तरह की कोई भी काट छाट ना करे, किसी तरह से वो ये ना सोचे कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से विदाउट सेंसरिंग वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपने क्लाइंट को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है। एंड कीपिंग असाइड ईगो एंड सुपर ईगो। देखो यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो इन दोनों को एक तरफ रखा जाता है, यानी क्लाइंट के सामने ना ईगो आता है ना सुपर ईगो, क्योंकि जब ये दोनों आ जाते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेने लग जाते हैं। हम हमेशा सोच समझ के बोलते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट के ईगो और सुपर ईगो को साइड में कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने क्लाइंट से कहता है कि उसके माइंड में जो भी बात आ रही है वो फ्रीली शेयर करे, किसी तरह से कोई डरने की बात नहीं है, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। जो भी बात उसके माइंड में आ रही है सारी इंफॉर्मेशन वो फ्रीली रिवील करे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन, क्योंकि इसमें अनकॉन्शियस थॉट को रिवील किया जाता है कॉन्शियस एरियाज में। जो भी अनकॉन्शियस फोर्सेस होते हैं उनको एक दूसरे से एसोसिएट करते हुए, रिलेट करते हुए कॉन्शियस एरियाज में लाया जाता है, ताकि क्लाइंट की इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड किया जा सके, एलिसिट किया जा सके। तो आपको समझ में आया फ्री एसोसिएशन मेथड क्या होता है? इसमें यही होता है कि सबसे पहले थेरेपिस्ट क्लाइंट को एक कॉजी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, फिर उसे वो सोफा पर लिटा देता है। लिटाने के बाद वो उसकी आईज क्लोज करने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि वो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर सारी इंफॉर्मेशन रिवील करे जो भी उसके माइंड में आ रही है। वो क्लाइंट को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, ताकि क्लाइंट एक थॉट को दूसरी थॉट से फ्रीली एसोसिएट कर सके। जो भी उसके अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं वो सारे कॉन्शियस एरियाज में आ सके। इस वजह से इसे हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन मेथड। अब देखो, जब फ्री एसोसिएशन का प्रोसेस चलता है तो जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को बीच में इंटरप्ट नहीं करता, वो परमिसिव होता है, नॉन जजमेंटल होता है। यानी जो भी बातें क्लाइंट शेयर कर रहा है सारी बातों को वो बहुत ध्यान से सुनता है, बीच में वो किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करता। दूसरा, वो किसी तरह का कोई जजमेंट भी नहीं देता है। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट डज नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन एंड ही इज परमिसिव एंड नॉन जजमेंटल। क्लियर? तो फ्री एसोसिएशन आपको क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, क्लाइंट इज आस्क्ड टू राइट डाउन हिज ड्रीम्स अपॉन वेकिंग अप, as dreams are indicator of unfulfilled desire and conflicts. Images of dream are symbol of intrapsychic forces. देखो, अब जब मेडिटेशन से क्लाइंट बाहर आता है तो थेरेपिस्ट क्लाइंट को कहता है कि जो उसने ड्रीम में देखा वो सारी चीजें उसे लिख के दे। तो देखो, ड्रीम इंटरप्रिटेशन में यही होता है, क्लाइंट को बोला जाता है टू राइट डाउन हिज ड्रीम, कि उसने ड्रीम में क्या देखा वो सारी बातें वो लिख के अपने थेरेपिस्ट को दे। क्यों वो इस तरह से कहता है? क्योंकि ड्रीम इज इंडिकेटर ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, जो भी हमें ड्रीम आते हैं वो यूजुअली ये माना जाता है कि हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर से रिलेटेड होते हैं या फिर लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो जो भी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें एलिसिट करने के लिए वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड यूज करता है, ताकि क्लाइंट की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। तो देखो, ये फर्स्ट स्टेप होती है। क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस मेथड, जो थेरेपिस्ट यूज करते हैं टू एलिसिट इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ गया आपको?
अब आता है मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये सेकंड स्टेप होती है। देखो इसमें क्या होता है कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं क्लाइंट का, ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। इसमें यूजुअली ट्रांसफरेंस और इंटरप्रिटेशन, ये दोनों स्टेप्स देखी जाती हैं, ये दोनों टेक्निक, दोनों मेथड्स अप्लाई होते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, जिन्हें हमारा माइंड अनकॉन्शियस में सप्रेस कर देता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी वजह से हमें एंजाइटी होती है, पेन होता है। कई बार कुछ ऐसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम याद नहीं करना चाहते, जैसे सेक्सुअल अब्यूज हो गया, या फिर किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हो, किसी ने आपको नेग्लेक्ट किया हो। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं, ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, तो हम अपने अनकॉन्शियस में इन्हें सप्रेस कर देते हैं। लेकिन सप्रेस तो हम कर देते हैं, उसके बावजूद भी ये हमें परेशान करती हैं। तो इन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाए, ये आएगा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में। मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में यही होता है कि हमारे अनकॉन्शियस फोर्सेस को कॉन्शियस एरियाज में लाया जाता है थ्रू फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। इसके बाद हम टेक्निक अप्लाई करते हैं ट्रांसफरेंस एंड इंटरप्रिटेशन। तो देखो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में दो मेन मेथड है, ट्रांसफरेंस एंड इंटरप्रिटेशन। ये दोनों टेक्निक देखी जाती है। ट्रांसफरेंस क्या होता है? द क्लाइंट स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग द थेरेपिस्ट विद अथॉरिटी फिगर ऑफ द पास्ट एंड hidden love, frustration, hate, anger is transferred on the therapist. This stage is called transference neurosis. देखो ट्रांसफरेंस और इंटरप्रिटेशन, ये दोनों ही टेक्निक बहुत यूजफुल मानी जाती है इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो जब फ्री एसोसिएशन प्रोसेसिंग कंटिन्यू रहती है तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि क्लाइंट थेरेपिस्ट को अथॉरिटी फिगर ऑफ पास्ट कंसिडर करने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो थेरेपिस्ट को एज अ फादर कंसिडर कर रहा है या फिर एज अ मदर। फादर प्यूनिटिव फादर हो सकता है और मदर नेग्लिजेंट मदर हो सकती है। यानी वो लोग उस पर टॉर्चर करते थे चाइल्डहुड पीरियड में। इस समय जो क्लाइंट है वो अपने चाइल्डहुड पीरियड में है, क्योंकि जब वो मेडिटेशन कर रहा है, अपने पास्ट को देख रहा है, तो यहाँ पर वो थेरेपिस्ट को एज अ फादर देख रहा है या फिर एज अ मदर जो उस पर चाइल्डहुड पीरियड में टॉर्चर करते थे। तो अब क्लाइंट थेरेपिस्ट पर अपना सारा एग्रेशन, सारा एंगर, सारी रिजेंटमेंट एकदम से ट्रांसफर कर देता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। देखो ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस ये दोनों तरह से हो सकता है। ये पॉजिटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकता है और नेगेटिव ट्रांसफरेंस भी। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में क्या होता है, क्लाइंट आइडोलाइजेस एंड लव थेरेपिस्ट, और नेगेटिव ट्रांसफरेंस में होता है क्लाइंट शोज हॉस्टिलिटी, एंगर, रिजेंटमेंट टुवर्ड्स थेरेपिस्ट। तो ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस में यही होता है कि जो क्लाइंट अपने चाइल्डहुड पीरियड में अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाया, अपनी फीलिंग को, अपने फियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, अब वो थेरेपिस्ट पर उस चीज को ट्रांसफर कर रहा है। इस टेक्निक को हम कहते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। तो समझ में आया आपको ट्रांसफरेंस क्या होता है? ट्रांसफरेंस में यही होता है कि जो क्लाइंट होता है वो थेरेपिस्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है अथॉरिटी फिगर ऑफ द पास्ट। क्योंकि देखो पास्ट यानी चाइल्डहुड में जो क्लाइंट है वो बच्चा था और उसके जो फादर हैं वो उसके लिए अथॉरिटी थे। तो यहाँ पर वो थेरेपिस्ट को अथॉरिटी फिगर कंसिडर कर रहा है और जो भी उसका हिडन लव है, फ्रस्ट्रेशन है, हेट है, एंगर है, वो सब थेरेपिस्ट पर ट्रांसफर कर रहा है। इस टेक्निक को हम कहते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। क्लियर हो गया आपको ट्रांसफरेंस? अब ये दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा है। अगर क्लाइंट का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर वो थेरेपिस्ट को आइडोलाइज करेगा और उससे लव करेगा। लेकिन अगर
उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव है, यानी उसके चाइल्डहुड पीरियड में उसके पेरेंट्स ने उसके साथ गलत ट्रीटमेंट किया था, उसको नेग्लेक्ट किया था, तो यहाँ पर वो हॉस्टिलिटी शो करेगा, एंगर शो करेगा, हेट शो करेगा और रिजेंटमेंट शो करेगा थेरेपिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ वो थेरेपिस्ट को अथॉरिटी फिगर ऑफ द पास्ट कंसिडर कर रहा है। तो समझ में आ गया। अब आता है इसमें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? क्लाइंट डज नॉट वांट टू शेयर these feelings as they make anxious, so he resist transference. देखो, जब वो ट्रांसफर कर रहा है अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को थेरेपिस्ट पर, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो इस सिचुएशन में ट्रांसफरेंस को रेजिस्ट करता है। इस समय क्लाइंट चाइल्डहुड पीरियड में है और जब वो इस तरह की इंफॉर्मेशन थेरेपिस्ट के सामने शेयर कर रहा है तो उससे उसे पेन हो रहा है, वो एंग्शियस हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो अब वो ट्रांसफरेंस को रोकना चाहता है, रेजिस्ट करना चाहता है। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो, रेजिस्टेंस भी दो तरीके से होता है, कॉन्शियस रेजिस्टेंस और अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। कॉन्शियस में क्या होता है? क्लाइंट डेलिबरेटली हाइड्स इंफॉर्मेशन, और अनकॉन्शियस में होता है ही बिकम साइलेंट ड्यूरिंग थेरेपी सेशन। देखो, क्लाइंट दोनों तरह से ही रेजिस्ट कर सकता है। वो कॉन्शियसली भी रेजिस्ट करता है, जैसे वो जानबूझकर जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो थेरेपिस्ट से छुपाएगा, यानी वो चाहता नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करे, क्योंकि उन इंफॉर्मेशन को शेयर करने से उसे पेन होता है, उसे एंजाइटी होती है, उसे तकलीफ होती है, तो वो डेलिबरेटली उन इंफॉर्मेशन को थेरेपिस्ट से हाइड करता है। दूसरा है अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है? क्लाइंट बिकम साइलेंट ड्यूरिंग थेरेपी सेशन। जब थेरेपिस्ट थेरेपी दे रहा है उस समय क्लाइंट अचानक एकदम चुपचाप हो जाता है, इसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। इसमें ये भी हो सकता है कि क्लाइंट जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो मिस करना शुरू कर देता है, या फिर वो सेशन पर लेट आता है ताकि वो इंफॉर्मेशन थेरेपिस्ट के सामने रिवील ना करे, तो इसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। तो समझ आ गया आपको रेजिस्टेंस किस तरह से होता है? कॉन्शियसली भी वो रेजिस्ट कर सकता है और अनकॉन्शियसली भी वो रेजिस्ट कर सकता है। वो आगे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता थेरेपिस्ट को, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर करने से उसको एंजाइटी होती है, उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि वो चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज उसके सामने आ रही है जो उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल। क्लियर? अब देखो, अब आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में दो टेक्निक है, पहली है कन्फ्रंटेशन, दूसरी है क्लैरिफिकेशन। देखो, कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन, यहाँ पर ये टेक्निक थेरेपिस्ट अप्लाई करता है। आप ध्यान रखना, ट्रांसफरेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों क्लाइंट यूज करता है, और कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन ये इंटरप्रिटेशन की दो टेक्निक है जो थेरेपिस्ट यूज करता है। तो इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट curbs resistance and encourages transference to access hidden problem through confrontation and clarification। देखो, confrontation और clarification ये दोनों ही टेक्निक थेरेपिस्ट यूज करता है। इसमें थेरेपिस्ट क्या करता है? थेरेपिस्ट curb resistance and encourages transference। जो थेरेपिस्ट होता है वो रेजिस्टेंस को कर्ब करना चाहता है, यानी रेजिस्टेंस को वो ओवरकम करना चाहता है, इसलिए वो ट्रांसफरेंस को एनकरेज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहता है कि क्लाइंट ट्रांसफरेंस प्रोसेस कंटिन्यू रखे, वो रेजिस्ट ना करे, ताकि वो हिडन प्रॉब्लम तक पहुंच सके। जो थेरेपिस्ट है वो हिडन प्रॉब्लम, जो भी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है, उनको एलिसिट कर सके थ्रू कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट के सामने उसकी प्रॉब्लम रिवील करता है, यानी वो क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम से उसका सामना करवाता है। वो बताता है क्लाइंट को कि उसे एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी किस चाइल्डहुड प्रॉब्लम की, किस चाइल्डहुड इवेंट की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर वो आमना सामना करवाता है क्लाइंट का उसकी प्रॉब्लम के साथ। तो ये होता है कन्फ्रंटेशन। और क्लैरिफिकेशन में क्या होता है
कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की वीक इवेंट्स को, उसकी कंफ्यूजिंग इवेंट्स को शार्प फोकस में लाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें उसे अच्छे से याद नहीं थी वो उसने फ्री एसोसिएशन में और ट्रांसपेरेंस में देखी है, तो उन चीजों के बारे में वो क्लाइंट को अवेयर करता है, वो क्लाइंट को बताता है कि ये चीजें हैं, ये मेन रीजन है आपकी प्रॉब्लम के। तो इस तरह से कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। जब इसे बार बार रिपीट किया जाता है तो ये बन जाता है वर्किंग थ्रू। वर्किंग थ्रू का मतलब यही होता है रिपीटेड प्रोसेस ऑफ कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। क्लियर? अब आता है इनसाइट। देखो, जब वर्किंग थ्रू होता है तो यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो इनसाइट गेन कर लेता है। इनसाइट गेन करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्लाइंट को पता लग जाता है कि उसके डिसऑर्डर का मेन कॉज क्या है। यहाँ पर वो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल को समझने लग जाता है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो अपने खुद के बिहाफ पर फाइंड आउट करता है। तो इनसाइट में आप लिखेंगे क्लाइंट अंडरस्टैंड्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद समझने लग जाता है कि मेरे चाइल्डहुड पीरियड में ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साथ इस तरह का नेगेटिव ट्रीटमेंट हुआ था, उस वजह से आज ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो इनसाइट गेन में यही होता है कि क्लाइंट को पता लग जाता है उसके डिसऑर्डर के मेन कोज के बारे में, कि चाइल्डहुड पीरियड में उसके साथ कैसा इल ट्रीटमेंट होता था जिस वजह से आज वो परेशान है। तो इसे हम कहते हैं इनसाइट गेन। तो जब इनसाइट गेन कर लेता है तो वो अपने इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर कंट्रोल करना सीख जाता है और अपनी प्रॉब्लम को वो अपने बिहाफ पर टैकल करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बता रही हूँ ड्यूरेशन। देखो, ये जो थेरेपी है ये लंबी चलती है, इसमें सेवरल इयर्स लगते हैं। 1 आवर सेशन होता है, 4-5 दिन इन अ वीक। इस थेरेपी में बहुत साल लगते हैं, ये कोई 1-2 सेशन में खत्म नहीं होती, कई साल तक ये चलती रहती है। इसमें 1 घंटे का सेशन होता है और वीक में 4-5 दिन क्लाइंट को जाना होता है। अब देखो, इसमें आपको मैं बता रही हूँ स्टेजेस। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है इनिशियल स्टेज, सेकंड है मिडिल फेज और तीसरी है टर्मिनेशन फेज, जिसमें उनकी रिलेशनशिप डिसॉल्व होती है। देखो, 3 स्टेजेस में पहली आती है इनिशियल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि क्लाइंट थेरेपिस्ट के साथ एक रेपो फॉर्म करता है। यहाँ एक रिलेशनशिप डेवलप होती है दोनों के बीच में, जहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है वो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए एक कॉजी एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। थेरेपिस्ट क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लेता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करेगा उसकी सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी। तो ये सारा आता है इनिशियल फेज में। सेकंड फेज होता है मिडिल फेज। देखो, जो मिडिल फेज होता है ये लंबा सेशन चलता है। इसमें सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे फ्री एसोसिएशन है, ट्रांसपेरेंस है, रेजिस्टेंस है, फिर कन्फ्रंटेशन है, क्लैरिफिकेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वर्किंग थ्रू है, इनसाइट गेन है। तो ये सारी चीजें आती हैं मिडिल फेज में। और लास्ट आता है टर्मिनेशन फेज। इसमें क्या होता है कि दोनों की जो रिलेशनशिप थी, जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हुई थी, उसे अब डिसॉल्व किया जाता है। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को प्रिपेयर करता है ताकि वो लाइफ को पॉजिटिवली अपने बिहाफ पर फेस कर सके। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें पहली इनिशियल स्टेज, सेकंड है मिडिल फेज और तीसरी है टर्मिनेशन फेज। तो होपफुली आपको पूरी साइको डायनेमिक थेरेपी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी बोर्ड के नोट्स हैं वो सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंडली, जो भी आपकी क्वेरी है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्लियर कर दूंगी। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।